Good morning, students. So today we are going to start page number 22. In real, we are starting to conclude our lesson. All these days we are looking about the bricks, beads and bones. It talks about the Harappan cities and civilization which was not been found before, but after these civilization had came in the light, India's history had a tremendous change. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आज का जो लेसन है वो एक कंक्लूजन की ओर जाते हुए हम लेसन को पढ़ रहे हैं। कल तक जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने अलग अलग जगह पर खुदाई करके चीजों को पाया और उनको पानी के साथ उनको क्या किया, अलग अलग मतलब इतिहास जानने की कोशिश की थी। तो उस इतिहास के अंदर कुछ आर्कोलॉजिस्ट ने जो है पुराने तरीके से उसको डेवलप किया था, परंतु कुछ आर्कोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि ये जो चीजें हैं इसे टेक्निकली या एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ही इस्तेमाल किया जाए और उससे पता ज्यादा बेहतर इसको डिसिप्लिन तरीके से किया जा सकता और इसे पुख्ता तरीके से अरेंज किया जा सकता। जब तक हम चीज को सही तरीके से, ऐतिहासिक चीजों को सही तरीके से नहीं अरेंज करेंगे, हम हिस्ट्री को सही तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। तो विलर जो थे उन्होंने अपने तरीके से उसको यूज करना शुरू किया और उसके बाद जब इंटरनेशनल जो लोग हैं उनको ये चीजें अच्छी लगने लगी और उनका इंटरेस्ट मोहनजोदड़ो की ओर हुआ तो उन्होंने इस सब को क्या किया, डेवलप किया। तो आज का जो लेसन है इट्स टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ पिसिंग टुगेदर द पास्ट। जो टुकड़े अवशेष और जो मिली हुई चीजें उनको इकट्ठा कैसे किया जाए, क्योंकि तो पास्ट टाइम की है, आज के प्रेजेंट की नहीं है। तो उनको कैसे पता लगाया जाए कि वो पास्ट में क्या थी, कैसी थी और किस तरह से अरेंज करें। As we have seen, it is not the Harappan script that helps in understanding the ancient civilization. Rather, it is the material evidence that allowed technology to better reconstruct Harappan life. These materials could be pottery, tools, ornaments, household objects, etc. Organic materials such as cloth, leather, wood, and reeds generally decompose, especially in tropical regions. What survives as stone, then blunt clay, that is terracotta, or metals. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता चलता है कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसकी स्क्रिप्ट के द्वारा हमें नहीं पता चल रहा है उसमें क्या लिखा है, ऐसा कोई छपा हुआ हमारे पास कोई ग्रंथ या लिखन नहीं है और इसके द्वारा हमें नहीं पता चलता कि ये एशियन सिविलाइजेशन कैसे स्टेब्लिश हुई। परंतु सही में हम जो भी चीजें, जो भी एविडेंस निकाल रहे हैं वो चीजों से है। ये चीजें, ये मटेरियल जो कि पोट्री के, टूल्स के, ऑर्नामेंट्स के और दूसरी चीजों की, और इनमें से कई जगह पर ऑर्गेनिक चीजें भी हैं, जैसे कि कपड़ा है, लेदर है, लकड़ी है और जो रीज होते हैं जिनके ऊपर पेपरस वाले रीज जो होते हैं, सरकंडे है ना, तो वो चीजें, ये सारी चीजें जो है वो डिकम्पोजेबल है, उसका कोई अवशेष या फॉसिल्स हो तो पता चले। तो ज्यादातर जो चीजें सरवाइव कर रही थी वो चट्टान थी, मिट्टी पकाए हुई मिट्टियों के टुकड़े थी और ये सारी चीज थी। तो ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ बारिश अच्छे होते हैं और गर्मी बहुत होती है, ऐसी जगह पर ये डिकम्पोज मटेरियल ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करते। ओके, अगर बर्फीला इलाका है तो दब कर रह सकते हैं, परंतु ट्रॉपिकल रीजन में इसका रहना बेहद मुश्किल है। ओके ठीक है, हमने हमारे यहाँ के आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत सारी चीजें ढूंढी निकाली, पर उसको क्लासिफाई करना बेहद जरूरी। सो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट।
ये आपके 11th वाले का ही है, प्रॉब्लम ऑफ द पीसिंग टुगेदर द पार्ट। क्लासिफाइंग फाइंड्स, जो मिला है उसको कैसे क्लासिफाई करें। रिकवरिंग द आर्टिफैक्ट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द आर्कोलॉजी enterprises. The archaeologists then classifying their finds. Their finds, one simple principle or classification is in term of material, such as stone, then clay, metal, bone, ivory, etc. The second and more complicated is in term of function. Archaeologists have to decide whether, for instance, an artifact is a tool or an ornament or both, or something meant for the ritual use. अगर हम यहाँ पर देखें तो आर्कोलॉजिस्ट को जो चीज मिली उसके अंदर अलग अलग मटेरियल थे, उसमें धातु थे, उसमें हड्डियां थी, उसमें हाथी दांत की चीजें थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आर्कोलॉजिस्ट को ये पता लगाना कि ये आर्टिफैक्ट जो है वो किस तरीके से यूज किया जाता था, क्या ये औजार की तरह यूज किया जाता था या पहनने के लिए ऑर्नामेंट की तरह यूज किया जाता था, या ये ऑर्नामेंट और हथियार दोनों ही तरीके से इस्तेमाल किए जाते थे। अगर हम देखें तो ये जो चीजें हैं हो सकता है कि ये रिचुअल यानी कि धर्म क्रिया, ये धर्म कर्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता हो। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखें तो ये जो मटेरियल है इसका क्या इस्तेमाल था, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता था, और ये जो हम कह सकते हैं कि बिट्स हैं, स्टोन ब्लेड्स हैं, पॉट्स हैं, क्रेनिन्स हैं, ये चीजें किस तरीके से इस्तेमाल की जाती थी, तो उसको देखना पता लगाना बड़ा मुश्किल है। इससे उसको ये पता लगाने की कोशिश की गई, इन्वेस्टिगेट किया गया कि आखिर ये चीजें कहाँ मिली, घर के अंदर, ड्रेनेज सिस्टम में, किसी के कब्र में, या भट्टियों के अंदर। तो ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि उससे रूप पता लगाने की कोशिश की गई कि ये चीजें आखिर कहाँ पाई जाती हैं, और जहाँ पाई जाती हैं वहाँ पर ये क्या करती हैं, चीजें किस काम के लिए वहाँ रखी गई थी और कैसे वहाँ पहुंची होंगी। तो ये जो चीजें हैं ये क्या करती हैं, हेल्प करती है क्लासिफाई करने के लिए किसको, रिसोर्सेस को। I think you are with me and you are getting the lesson. Okay, so sometimes archaeologists have to take a resource to indirect evidence. For instance, through they are trace of cotton at the Harappan site to find out about the clothing. We have to depend on the indirect evidence, including the descriptions of स्ट्रक्चर। अगर हम देखें तो ये पता लगता है कि ये जो चीजें हैं यानी कि आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने जो चीजें मिली हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता लगाया जाने की कोशिश की जाती है कि ये जो है कहाँ और किस तरीके से पाई जाती थी। अगर हम देखें तो कपड़े का भी अवशेष पता चला है, यानी कि कपड़े उस जमाने पहने जाते थे या कपड़े थे। तो ये जो चीजें को इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं, क्योंकि कपड़े तो सड़ गए, खत्म हो गए, परंतु इनडायरेक्ट एविडेंस से पता चलता है कि जो वस्त्र था या कपड़ा था। और उसके अलावा अगर देखें तो ये जो डिस्क्रिप्शन यानी कि जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि हाँ भाई ये चीज थी और ये किस तरीके से पाई गई, उस चीजों को हमें पता लगता है। नाउ एट द लास्ट पैराग्राफ वी कैन सी archaeologists have to develop the frames of reference. We have seen that the first Harappan seal that was found could not be understood till archaeologists had
context in which to place it, both in terms of the culture, then cultural sequence in which it was found, and in terms of the comparisons with finds in the Mesopotamia. अगर हम देखें तो यहाँ पर जो चीजें जो अवशेष हमें मिली उसके प्राप्त करने के बाद उसको एक फ्रेमवर्क में, यानी कि यहाँ रहेगा इस फ्रेम के अंदर डाला जाए, उस फ्रेम में डाला जाए, या इसको पढ़ने के लिए हम इसको किस तरीके से जमाएं और इन्हें सीक्वेंस वाइज, यानी कि एक के बाद एक कतार के अनुसार जमाने की कोशिश की थी। इसके अंदर उन्होंने मेसोपोटामिया में जो पाई जाने वाली चीजें और इन सब चीजों का इस्तेमाल किया ताकि वो एक सही प्रकार का क्या बना सके, इतिहास को पता लगा सके। सो आई थिंक यू गॉट द लेसन हियर कि किस प्रकार से टुकड़ों को क्लासिफाई करने में बेहद तकलीफ हो रही थी आर्कोलॉजिस्ट को, और उन्हें जमाने में भी उन्हें काफी अलग अलग तरीके से सोचकर करने की जरूरत पड़ी। नाउ हम जो पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट टॉपिक है जो आता है आपके पेज नंबर 23 में, प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओके, तो जितने भी पीसेस मिले थे, या हम ये क्या कहते हैं जितने पाइल्स ऑफ बंडल ऑफ द थिंग्स थे, उन सबको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, क्योंकि वो बहुत मतलब पुराने 3000 साल से पुरानी जो चीजें हैं और आज की तारीख में वो किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करना बेहद मुश्किल होता था। द प्रॉब्लम ऑफ आर्कोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स द मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट to reconstruct the religious practices. Early archaeologists through that certain objects which seem unusual or unfamiliar may have had the religious significance. These include the terracotta figure of woman, heavily jeweled, some with the elaborated headdress. These were granted as the mother goddesses, real stone statues of the man in almost standardized posture. अगर हम देखें तो कई सारी ऐसी चीजें थी जिनका हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते कि क्या ये उनके रिचुअल्स में थी, उनकी पूजा, उनके रिलीजन प्रैक्टिसेस में आती थी, ये क्या थी। अगर हम देखें तो ऐसे में ही एक बहुत ही अनफैमिलियर जो पिक्ट था जो रिलीजियस इश्यू से, जो आजकल के हमारे धर्म में या रीति रिवाज में नहीं दिखता। उसमें एक औरत है जिसके सर पे बहुत बड़ा मुकुट है और शरीर में बहुत सारे गहने पहने उसने, और सर का जो बड़ा सारा हेयर ड्रेस उसका, तो वो ऐसा लगता है कि कोई मदर गॉडेसेस है। इसी प्रकार से पुरुष का है जिसका अपना एक स्टैंडर्डाइज, यानी कि एक सही तरीके का मतलब पोस्चर है, एक विशेष पोस्चर है जिसके अंदर वो दिखाई देता है बैठा हुआ, और उस पोस्चर को देख के लगता है कि वो कोई एक महापुरुष है। तो ऐसा लगता है प्रिंस किंग जो है, यानी कि उस जमाने में राजा और पुरोहित या राज्य पुरोहित जो है, राज्य पुरोहित नहीं कह सकते, ऐसा जो धर्म अधिकारी जो स्वयं राजा हो, ऐसे कोई व्यक्ति का अगर हम देखें तो वहाँ पर इस्तेमाल हो सकता। ऑल्सो सिमिलर क्लासिफाइड इन अनदर इंस्टेंस द स्ट्रक्चर हैव बीन असाइन्ड रिचुअल सिग्निफिकेंस दैट इंक्लूड द ग्रेट bath and fire altar found in Kalibanga and लोथल। अगर हम देखें तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो एक स्विमिंग पूल या बहुत बड़ा एक ऐसा इलाका जहाँ पे लोग एक साथ स्नान ग्रह करते हैं, स्नान ग्रह मिला है, और बहुत बड़े बड़े जो हवन कुंड फायर ऑल्टर्स मिले हैं जो खासतौर से कालीबंगा और लोथल में मिले हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसी आहुति या ऐसा कुछ
नहीं देखने में आता। तो ये सारी चीजें जो हैं उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, क्या ये उस समय के लोगों का एक साथ रहने का तरीका था, या वो एक साथ जीवन यापन करते थे, या एक साथ वो लोग जो थे इसको उनका प्रैक्टिस था। ये सारी चीज जो है अगर हम देखें तो हमें इसको इंटरप्रेट करना बेहद मुश्किल होता है आज की तारीख में। और आर्कोलॉजिस्ट ने फिर किस प्रकार से इसको इंटरप्रेट किया ये हम कल देखेंगे। तो प्लीज गो थ्रू विद द पॉइंट्स एंड लर्न योर लेसन। ट्राई टू लर्न अ पार्ट, छोटा छोटा करके आप उसे लर्न करें ताकि इजीली आपको कंज्यूम हो, आप समझ सके। So have a nice day. Take care. Okay, bye.